हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता। बस आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर 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 शेयर करें। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्या है। यदि दोस्तों बेसिक से बात की जाए तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये ज़मीन में दबा हुआ एक तरीके से नगर निकला, ठीक है। और न केवल एक नगर, कई सारे नगर निकले और तब जा कर के ये एक मतलब इसको सभ्यता नाम दिया गया। सभ्यता मतलब जीवन, ठीक है दोस्तों। जीवन के जो रहने का स्तर था उनका वो बहुत ही सभ्य था। कहने का मतलब यह है कि हमसे लगभग ईसा से 2000 या 2350 साल पहले या 2500 ईस्वी के आसपास लगभग पृथ्वी पर भी जीवन मतलब हमारे देश में जीवन व्याप्त था, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके नामकरण के बारे में। इसके क्या क्या नाम है, इसको क्या क्या नाम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। देखो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पहला नगर था, जो सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले नगर खोजा गया था वो यही था, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। उसके बाद जो है इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। डीपी अग्रवाल जी ने ये नाम दिया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों ये नाम हैं। इसमें फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों इस युग में तांबा और टीन को मिलाकर के एक नई धातु बनाई गई जिसको हम कांसा कहते हैं। तो इस कांसा से बने हुए यंत्रों का एक हमको मूर्ति वगैरह मिली है, कांस्य मूर्ति मिली है, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती, क्योंकि माना यह जाता है कि यहाँ पे एक सरस्वती नदी भी बहती थी और वो अब वर्तमान में लोप हो गई है। तो इन दोनों नदियों के बीच में यह सभ्यता थी, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें तो ये प्रथम नगरीय है, क्योंकि इससे पहले जो और सभ्यताएं मिली उनमें नगर नहीं पाए गए, लेकिन यहाँ पे नगर पाए गए हैं। सड़कें समकोण पर कटती थी, घर इस तरीके से बने हुए थे कि आज की टेक्निक भी फेल हो सकती है। घरों में धूल ना भरे, इसलिए घर के जो गेट होते थे वो अंदर घूम के सड़क से आते थे। मान लीजिए ये मेन सड़क है तो इस पे से एक छोटी गली, फिर यहाँ से अंदर जा करके यहाँ पे गेट होता था ताकि सड़क पे से धूल ना आ पाए, ठीक है दोस्तों। और जो नालियाँ थी उसकी हम बात करेंगे जब एक एक हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में जानेंगे, तो आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने इसका काल निर्धारण बताया है। तो जैसे इसमें सर हुए हैं सर मार्टिन व्हीलर, इन्होंने इसका सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो समय बताया वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो है डीपी अग्रवाल है एक, उन्होंने इसका जो समय बताया है वो 2350 से 1750 बीसी तक बताया है। मतलब ये बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्वी है ये, ठीक। आगे दोस्तों बात करते हैं मैके की। तो मैके ने भी जो है समय जो बताया है वो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का बताया, और मार्शल ने 3250 से 1750 ईसा पूर्व तक का बताया है। तो दोस्तों जो इसमें जो सबसे सर्वमान्य जो काल है वो डीपी अग्रवाल द्वारा बताया गया, जिसको मान्यता मिली हुई है, ये है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक। और परीक्षा में भी आता है तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अच्छा बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज की कहानी। कैसे इसकी खोज हुई? ये जमीन में दबी हुई जो मिली सभ्यता, घर जो मिले लोगों के, इतने इतने बड़े अन्नागार मिले, पूरा का पूरा नगर मिला, तो ये कैसे पता चला, इसकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी बात करते हैं 7वीं शताब्दी में लोगों ने घरों को बनाने के लिए, ठीक है,
7वीं शताब्दी में जब लोगों को घर बनाना था, पंजाब की ये बात है, तो उन्होंने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई करी। ठीक है दोस्तों, ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई करी, और जब मिट्टी की खुदाई करी तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो पहले से ही बनी बनाई ईंटें उन्हें मिली। ठीक है, उन्हें बनी बनाई ईंटें मिली और उन्होंने घर बना लिए। उन्होंने इसको क्या समझा? चमत्कार समझा। दोस्तों, उन्होंने इसको क्या समझा? चमत्कार समझा। इसके बाद जो है वर्तमान में चार्ल्स मैसन ने 1826 में पहली बार इसकी खोज की थी, और इस प्रकार से इसके बाद में कनिंघम, जो कनिंघम है, इन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, 1853 में ये जो सर्वेक्षण किया था, 1853 में इस सभ्यता का ये सर्वेक्षण करने आए थे, इन्होंने देखा था। इसके बाद जो है 1856 में एक टाइम था कि कराची से लाहौर के मध्य रेल निर्माण कार्य चल रहा था, और इसमें जो इंजीनियर थे, ठीक है दोस्तों, वो थे बर्टन बंधु। ये नाम याद आप रखना। अब वहाँ पे जो गांव वाले थे, तो गांव वाले से इन्होंने जो है उसके लिए कहा था कि भाई आप ठीक है, यहाँ पे ईंटें ला के दो आप हमें, और यदि ला करके देते हो तो आपको उसके लिए पैसे देंगे। अब ये चले गए, तो गांव वाले चले गए, तो गांव वालों के ने देखा पास में एक छोटा सा किला सा था मिट्टी के। गांव वालों को पहले से पता था कि यहाँ पे ईंटें हैं, और वो वहाँ से दे दबा ईंटें लाने लगे। ठीक है दोस्तों, अब जब इन्होंने बर्टन बंधु ने देखा कि यार ये ईंटें कहाँ से आ रही हैं, तब उन्होंने बताया गाँव वालों से, जब इन्होंने पूछा कि भाई ये ईंटें कहाँ से आ रही हैं, इतनी पुरानी और पक्की ईंटें, कि जी यहाँ से एक है उसमें। तो जब उसको खोदा गया, ठीक है दोस्तों, वहाँ से जब उसको हटाया गया तो नीचे और निकला, फिर और चौड़ा निकला, फिर उसको और हटाया गया। जब मिट्टी हटाई गई वो, तो वहाँ पे और चौड़ा देखा, तो जब सारा वो खोदा गया, बहुत विशाल क्षेत्र में खोदा गया, तो पता चला कि यहाँ पे तो पूरा ही नगर है। तब जाकर के इसकी सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो जब इन्हें पता चला कि भाई यहाँ पे जो है कोई सभ्यता है या फिर ऐसे प्राचीन चीज़ें हैं, तो इन्होंने इसकी सूचना सरकार को दी, और सरकार ने जो है कनिंघम के, ठीक है दोस्तों, कनिंघम के नेतृत्व में या की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, कब की? ये 1861। आप समय भी याद रखना। कनिंघम के समय कनिंघम को अध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ठीक दोस्तों, उसके बाद 1902 का समय आता है, और 1902 में जो है लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बना दिया। ठीक, ध्यान से सुनना। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बना दिया, और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी जी के द्वारा वहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया, और सन 1921 में एक नगर की खोज होती है जिसको हम हड़प्पा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज, चूंकि पहला नगर था ये यहाँ से मिला हुआ, आप याद रखना, पहला नगर था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और पहला स्थान है हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, पहला नगर था, प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं। इनके एक साल बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली 1922 में। पूरे भारत की आवाज़ दुनिया में फैल रही थी कि ऐसे ऐसे एक सभ्यता मिली है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था। यदि उस समय हम आज़ाद होते तो हमारी सभ्यता की कहानी कुछ और ही लिखी हुई होती दोस्तों, लेकिन इसमें इतिहासकारों के द्वारा ईमानदारी से कार्य नहीं किया गया, और बहुत सारी चीज़ें छुपा ली गई, क्योंकि वो अंग्रेजी इतिहासकार थे, वो अपनी मनमानी करते थे। हमारी ये जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, कहते हैं कि इससे भी जो प्राचीन है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन वर्तमान में ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ही हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसलिए तो कहा गया है, एक गाना है वो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उसमें कहा गया है कि क्या सभ्यता जहाँ सबसे पहले आई। ठीक है दोस्तों, और आज की मतलब इस दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता थी हमारी, सबसे बड़ी थी। हम पहले से ही महान हैं। हमारा अतिथि देवो भव है, पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम, ये आज का नहीं है, इसको हमने पहले से ही हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं दोस्तों। हालांकि जो आर्य हैं, यहाँ के जो मूल निवासी, वो द्रविड़ लोग थे। आर्य तो बाहर से आए, ये आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं, ये उन लोगों के थे। जो इसमें SC वर्ग के आते हैं, ये उन लोगों का देश था।
ठीक। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात करते हैं। ठीक है, मतलब इसका उद्भव कैसे हुआ, अब देखते हैं। खोज कैसे हुई ये है कि इसका जन्म कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, ये बात देखते हैं। तो विदेशी मत के अनुसार दोस्तों ये कहते हैं, जो विदेशी लोग हैं, जैसे इसमें मार्टिन व्हीलर हैं, गार्डिन हैं, चाइल्ड हैं, मैके हैं, ये लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने नकल करी है। किसकी की है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कि हड़प्पा सभ्यता, इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि मेसोपोटामिया सभ्यता पहले आई और बाद में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इनकी नकल की है। हाँ, इतना है कि दोनों में व्यापार होता था और ये दोनों समकालीन थी। ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? ये मेसोपोटामिया। तो दोस्तों लेकिन देसी मत ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से भी प्राचीन है और उन्होंने इसके लिए प्रूफ दिए है, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ से देखो विदेशी मत किन कारणों पे कहता है, क्या उनके आधार हैं कि हड़प्पा के और मेसोपोटामिया के अन्नागारों में और चबूतरों में समानता पाई जाती है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन है, जबकि हड़प्पा के लोगों ने नकल की है। लेकिन हमारे जो देसी मत है, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से प्राचीन है और वो इसके लिए तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? देखो, पहला आधार लिपि। वो कहते हैं, और ये कहते नहीं, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि मेसोपोटामिया की जो अक्षर है वो कीला अक्षर है, जो लिपि है, जबकि उससे अधिक विकसित अवस्था में हमारी भाव चित्रात्मक लिपि है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरा, यदि नगर नियोजन की बात की जाए तो मेसोपोटामिया का जो नगर नियोजन है वो कम विकसित है। अब आप ही बताओ, अगर वो हमसे पहले नहीं थे, वो हमारा अधिक विकसित है। ठीक है दोस्तों, हम अधिक विकसित है इसमें। उनके यहाँ पे ईंट कच्ची पाई जाती है, हमारे यहाँ पे ईंट पक्की पाई जाती है। ठीक है, पूजा भवन का मेसोपोटामिया साक्ष्य मिला है, हमारे यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। पूजा भवन का, पूजा का मिला है लेकिन पूजा भवन का नहीं मिला। मोहर, मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार होती थीं और हमारी चौकोर होती थीं। इन आधारों पे जो देसी मत है वो खरा उतरता है और इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से भी प्राचीन थी। तो दोस्तों लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि इस समय, जिस समय ये हमारी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हो रहा था या हो चुका था, तो उस समय पे 4 अन्य सभ्यताएं भी थीं। ठीक है, लेकिन इतनी विकसित अवस्था में नहीं थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वांगो नदी घाटी में चीन की सभ्यता इस समय फल फूल रही थी और इसी के ये सिंधु घाटी सभ्यता अपनी है। देखो, ये इनमें सबसे बड़ी, वह सबसे विकसित सभ्यता थी। दजला फरात नदी की घाटियों में, दजला फरात नदी के दोआब में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, ईरान, इराक। और ये नील नदी, मिस्र की सभ्यता भी इस समय फल फूल रही थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है, इसमें कहा जाता है कि यह ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति से, ताम्र पाषाणिक, मैंने आपको ताम्र पाषाण काल पढ़ाया था, उसमें ताम्र से कृषि यंत्र बनाए जाते थे, उस कृषि संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो ताम्र पाषाणिक लोग थे उनके कुछ समय बाद वही कृषि संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, तो आगे, क्योंकि इसका है कांस्य युगीन सभ्यता होना, तांबा प्लस जस्ता को मिला के और अधिक उन्नत हो जाना। इसका इससे पहले जो ताम्र पाषाणिक है, ताम्र का काल, यहाँ केवल तांबे का काम। ठीक है दोस्तों, तांबे का यंत्रीकरण, उपकरण, कृषि उपकरण। ठीक, तो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति से ही संबंधित ये कुछ स्थान है जहाँ पे उनकी खुद की विशेषता पाई जाती है। और क्वेश्चन ये आता है कि कुल्ली नाल संस्कृति कहाँ से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे ये बलूचिस्तान से। और कैसी है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ऐसी राजस्थान से सांधी संस्कृति, चुंदड़ों से झूकर झाकर, हड़प्पा से सिंधु संस्कृति। याद रखना, हड़प्पा का तो याद आप रख ही लेंगे क्योंकि हड़प्पा सिंधु से है। चुंदड़ों से कैसे याद रखोगे? चुंदड़ों, झूकर झाकर, चुंदड़ों, देखो आप याद कर लेना, चुंदड़ों, झूकर झाकर दोनों गंवार से शब्द लग रहे हैं। राजस्थान सांधी मिट्टी है भाई, राजस्थान राजाओं की धरती है, आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। और बलूचिस्तान कुल्ली नाल, ये पाकिस्तान में पड़ता है आप। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद कर लेना।
आगे हम बात करते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की, विस्तार एवं आकार। दोस्तों आप वीडियो रोक रोक के लिख लेना चाहें अगर तो इसका जो आकार है दोस्तों वो त्रिभुजाकार है, और वो कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है दोस्तों, मैंने ये मेहनत की है, देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो त्रिभुजाकार कैसे है, ये जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये सिंधु नदी बह करके जा रही है, ये देखिए आप, और ये सबसे उत्तर में हो गया। और सबसे दक्षिण में जो स्थान पड़ता है दोस्तों ये है दैमाबाद। क्या है दोस्तों? दैमाबाद, ठीक महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे पश्चिम में जो स्थान है यह है सूतकांगेडोर। और सबसे पूर्व में जो है आलमगीरपुर, मेरठ के आसपास। अब दोस्तों यदि इसको मिलाया जाए, ठीक है, देखिए आप, ये यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ से ले लीजिए ऐसे, और ये यहाँ से देखिए आप, और ये इस प्रकार से ऐसे देखो, तो ये दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति बनती है। त्रिभुजाकार 1 2 3 कोने बनते हैं, इसलिए इसका जो आकार है दोस्तों वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। बात समझ में आ रही है? जहाँ जहाँ ये सब देखो, इधर से इधर से इधर से इन्हीं स्थानों में खोज हुई है बीच में, तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और यही वो है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में अब तक यह है 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है जो मिला है, ठीक है दोस्तों। 12,99,600 और 20 लाख। जो मांडा से मतलब जो उत्तर दिशा से दक्षिण तक की जो इसका विस्तार है वो लगभग 1400 किलोमीटर में है। और सूतकांगेडोर और आलमगीरपुर यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर में है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, ये आप याद रखना। और कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिपि की बात कर लेते हैं तथा लेखन कला की। तो यहाँ की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। कैसी थी दोस्तों? भावचित्रात्मक। और जो उस लिपि में चित्राक्षर पाए गए हैं, कुछ अक्षर पाए गए हैं, 64 मूल चिन्ह हैं, ठीक है दोस्तों। और उसमें कुछ मूल चिन्ह हैं, कैसे भी हो सकते हैं वो मूल चिन्ह, चित्राक्षर पाए गए हैं। और इनमें 250 से 400 तक इनकी संख्या है। इसमें इन चित्राक्षरों में सबसे अधिक यू आकार की आकृति के व मछली के आकार की आकृति के चिन्ह पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। यह जो लिपि है ये लिपि दोस्तों बाईं ओर से भी लिखी जाती है, मतलब पहले इधर से लिखी जाएगी फिर इधर से लिखी जाएगी, बाईं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर, दोनों तरफ से ये लिपि लिखी जा सकती है। दोनों तरफ से लिखने के कारण ही इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बैस्ट्रोफ्रेडन लिपि भी कहते हैं, ये याद रखना आप। और 1923 तक यह लिपि पूर्ण रूप से प्रकाश में आ गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली जो वीडियो हमारी आनी है वो आएगी सिंधु घाटी सभ्यता पर, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कौन कौन से प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान थे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें हमने मांडा, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुड़ो, धोलावीरा, लोथल, जो 4 महत्वपूर्ण स्थान पाए जाते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में। ये देखो, ये हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, चंदुड़े होते हुए इसमें धोलावीरा और धोलावीरा से लोथल, ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं। इस प्रकार से व्यापार होता था इनमें, इस प्रकार से। तो इसके बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। कल हम जानेंगे, कल की जो वीडियो आएगी, कि कौन कौन से नगर महत्वपूर्ण हैं, ठीक दोस्तों। और इसके बाद जो है उन नगरों में क्या क्या पाया गया है उसकी बात करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, किली बंदे, सड़कों के बारे में जानेंगे, अन्नागार, वृद्ध स्नानागार आदि के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, व्यापार के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, पशुओं के बारे में, कृषि के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा सा काम है, 1 मिनट का काम है, केवल आपको वीडियो के शेयर लिंक पर जाना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं सभी लोगों तक पहुँचे और इसका वो कुछ सदुपयोग
कर सकें। धन्यवाद।